हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं BS राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल लॉ में, जहां हम लॉ के कॉन्सेप्ट को लॉजिक के साथ इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर क्लिक कर जाएं। जब आप क्वेश्चन के पीछे उसका लॉजिक भी समझ लेंगे तो आप दूसरों से ज़्यादा एक्यूरेट, फास्ट और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने BHU LLB एंट्रेंस की सीरीज, जिसमें आपको बस ओपन माइंड के साथ बैठना है कि इस साल हम ये एग्जाम क्लियर ही कर लेंगे। तो बस पेन और कॉपी एक ले लीजिए और चलिए शुरू हो जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश द फर्स्ट ग्रीन बेंच इन द कंट्री। यानी कि भारत के कौन सा उच्च न्यायालय ने सबसे पहले ग्रीन बेंच की स्थापना की थी, और इसका आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में 1996 में सबसे पहले ग्रीन बेंच इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ लॉ एंड लाइफ, और इसका आंसर है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। दोस्तों, इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि जो ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस कहे जाते हैं वो 3 जज हैं, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस YV चंद्रचूड़ और जस्टिस PN भगवती। तो इन तीनों के बारे में और इनकी बुक्स के बारे में इनका नाम याद रख के जरूर जाएं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी लॉ एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज। भारत का प्रथम आतंकवाद निरोधी कानून कौन सा था। दोस्तों, इसका आंसर तो ऑप्शन सेकेंड है, टाडा। लेकिन मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। जो हमारा पहला ऑप्शन पोटा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट। ये भी 2002 में लाया गया था। उसके बाद जो टाडा है, इसका मतलब है टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट। ये कानून जो है 1987 में लाया गया था, और संजय दत्त इसी कानून के तहत जेल में किए गए थे। आपने संजय दत्त का केस सुना होगा। तीसरा हमारा ऑप्शन है फेरा। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये कानून जो है आतंक से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये इन सब में सबसे पुराना कानून है। ये 1973 में लाया गया था। और जो चौथा है, ये NIA, सबसे लेटेस्ट कानून है आतंकवाद के खिलाफ। इसका आप बारे में सुने होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसी से रिलेटेड ये कानून है। ठीक है, और अगला हमारा इसके बाद क्वेश्चन आता है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन कब हुआ था। इसका आंसर है 1995 में। तो अगले क्वेश्चन जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नालसा है क्या। नालसा का गठन करने के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि जो भी गरीब व्यक्ति है, जो अपने से कोई वकील नहीं कर सकता है, या जिसको कानूनी कोई भी सलाह नहीं मिल सकती है क्योंकि उसके पास पैसा कम है, और इसके लिए हमारे संविधान में भी एक आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 39A, जो फ्री लीगल सर्विस एक्ट की व्यवस्था करता है। तो इसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नालसा का गठन किया गया था। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट मंथ इज टू बी रिकॉर्ड एज पर। तो हमारे जनरल क्लॉज एक्ट में मंथ का क्या किसके अनुसार तय होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मंथ होता है, यानी महीना जो होता है, वो अलग अलग संवत में अलग अलग टाइम से शुरू होता है। जैसे विक्रमी संवत में चैत्र से शुरुआत होती है, इसी तरह शक संवत में अलग टाइम होता है। और जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और जबकि फसली ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है। तो इन सब दुविधा से दूर करने के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में बताया गया कि अगर कानूनी भाषा में कहीं मंथ आता है तो उसका मतलब होगा वही महीने जो ब्रिटिश कैलेंडर में दिए होंगे, यानी इसका आंसर होगा ब्रिटिश कैलेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू। यानी कि भारतीय संविधान में संप्रभुता किसके पास है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रियम्बल में जो भाषा स्टार्ट की गई है वो क्या कहती है। हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का पहला शब्द ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान की जो संप्रभुता है वो पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों के हाथ में दी गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाई। यानी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूंकि लोकसभा है तो इसकी जो नियुक्ति करेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, इसका प्रावधान आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा ही दोनों ही सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ज्वाइंट सेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है। चलिए ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 62 ईयर। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज अगर पूछेगा तो उसका आंसर 65 ईयर होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य के लिए अभियोजित किया जाता है तो सिद्धि का भार किस पर होगा, और इसका आंसर है प्रोसिक्यूशन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। यानी जब किसी
पक्ष को कोई गवाह बुलाता है और उसी का पक्ष उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि जब कोई भी पार्टी किसी गवाह को बुलाती है और दूसरी विपक्ष उसका यानी कि दूसरा जो वकील है अगर उससे वो पूछता है क्वेश्चन तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर किसी गवाह को बुलाया गया है और उसकी अपोजिट पार्टी ने उससे क्वेश्चन किया है तो इसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे, जबकि अगर उसी पार्टी ने उसे क्वेश्चन किया है तो इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज, और ये क्वेश्चन जीएस का है, आपको ऐसे भी आना चाहिए क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो हमारे जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे एमसी सीतलवाड़। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इसमें से कौन सा जो है वो संपत्ति अंतरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है विल यानी इच्छा पत्र। इसके अलावा ये बाकी तीनों ऑप्शन यानी गिफ्ट, इसमें भी संपत्ति का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज, इसका नाम ही अदला बदली है, और सेल में तो आप संपत्ति दूसरे को देते हैं, उसके बदले आप पैसा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कैविएट इज, कैविएट क्या होता है? कैविएट एक वार्निंग होती है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 अ वार्निंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टे ऑर्डर हैज द इफेक्ट ऑफ, यानी स्टे ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है? तो दोस्तों स्टे ऑर्डर जनरली कोर्ट से लिए आते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इस संपत्ति पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, या इस संपत्ति को नहीं कोई बेच सकता है क्योंकि इस पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो स्टे ऑर्डर का मतलब होता है स्टेटस क्वो, यानी जो चीज जैसे है उसको उसी स्थिति में रखा जाए, यथा स्थिति। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑर्डर फॉर द कोर्ट प्रोनाउंस ऑन द हियरिंग ऑफ सूट इज कॉल्ड, यानी बात को सुनने के बाद न्यायालय दिया गया आदेश क्या कराता है? दोस्तों ध्यान दें, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, खासकर वो लोग जो लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं और किसी दूसरे एग्जाम के बाद लॉ बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, जिन्होंने कभी क्लेट की तैयारी नहीं की है। तो ये जानिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डिक्री, यानी कोर्ट जब कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उसे डिक्री कहते हैं। बहुत से लोग इसको डिग्री समझते हैं और यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। तो हमको हमेशा जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर को हम लोग डिक्री कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूंडो हिंट्स एट, यानी वक्रोक्ति से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है डिफेमेशन, यानी किसी की मानहानि करना। आप वक्रोक्ति जो शब्द है इससे आप समझ सकते हैं वक्र उक्ति, यानी किसी के बारे में कही गई वक्र यानी खराब बात। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वैकल्पिक विवाद निवारण का भाग नहीं है? और इसका आंसर है लिटिगेशन। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडीआर होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के हर कोर्ट में कई हजार केसेज होते हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ जजेस की कमी है, इसी से एक एक केसेस को निपटारे में कई कई साल का टाइम लग जाता है। तो कोर्ट से ये भार कम करने के लिए भारत के लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी, जिसके तहत उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए जो कोर्ट से बाहर ही अपने विवाद का निपटारा कर सके। इसीलिए इसको अल्टरनेटिव कहा गया है। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है वैकल्पिक व्यवस्थाएं। तो जो आर्बिट्रेशन, कैंसिलिएशन और मेडिएशन है ये एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के भाग हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर कंपनी, द राइट इज कॉल्ड, तो इस राइट को कहते हैं कॉन्जुगल राइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका सही आंसर है। कॉन्जुगल राइट को हिंदी में दाम्पत्य अधिकार बोलते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हस्बैंड और वाइफ को दंपत्ति कहा जाता है, तो इससे आप आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस राइट को कॉन्जुगल राइट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो कॉल्ड, यानी निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि निम्न नाम से भी जानी जाती है, तो इसका आंसर होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, यानी कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज द इसेंशियल फीचर, यानी सरकार की किस प्रणालियों में से शक्तियों का वितरण या शक्तियों का पृथक्करण जिसे बोलते हैं किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो ये विशेषता होती है फेडरल सिस्टम की, जहाँ पे राज्य और स्टेट दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों की अलग अलग पावर दी होती है। और ये फेडरल का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे सामने है अमेरिका। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर हमारा
हमारा अगला क्वेश्चन है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्राइमरली हेल्प इन, यानी सूचना का अधिकार 2005 मुख्यतः सहायता करता है। तो ये सहायता करता है ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी पारदर्शी गवर्नमेंट के लिए। किसी भी लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता एक आवश्यक तत्व है। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को पास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है टू सीक द सर्विस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज ओन चॉइस इज गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर, यानी कि अपने पसंद के अधिवक्ता की सेवाएं लेने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 22(1) में दिया गया है, यानी आर्टिकल 22 के 1 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एनी चार्ज फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया में बी प्रीफर्ड, यानी कि भारत में राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए आरोप लगाया जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटी आर कन्फाइंड टू। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे आपको इसका आर्टिकल याद रहना चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो हमारे दिया हुआ है आर्टिकल 51A में। और ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो कन्फाइंड टू रहती है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, यानी इसका आंसर सही है ऑप्शन 1। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है। तो आप सबको मालूम होगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को, यानी द प्रेसिडेंट को होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन इंश्योर्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वन सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द मिसमैच पेयर, यानी कि इसमें से जो पेयर जो है मिसमैच है उसको बताइए। तो पहला दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये सही है। दूसरा दिया हुआ है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ये भी सही है। उसके बाद दिया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ये जो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री है, ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ है, न कि आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता कौन सा वो ऐसा भारत का राज्य है जिसमें लागू है, और वो एकमात्र राज्य है गोवा। और ये सामान्य आचार संहिता यानी कि यूसीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दिया हुआ है आर्टिकल 44 में। हमारा अगला क्वेश्चन है हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग इट्स मेंबर, यानी कि बिना संसद का सदस्य हुए कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और ये इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। और इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में दी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। और इसका सही आंसर है जनवरी 25। इसके अलावा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि नवंबर 26 जो होता है वो हमारा भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। और 10 दिसंबर जो होता है इसको मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं। और आप 26 जनवरी को जानते हैं ये हमारा गणतंत्र दिवस है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एज फॉर कांस्टेटिंग राज्यसभा इलेक्शन, यानी राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो दोस्तों ये आयु होती है 30 वर्ष। इसके अलावा हम लोग ये भी जान लेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये तीनों चीजें आप हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद को बस इम्पीचमेंट थ्रू द पार्लियामेंट हटाया सकता है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिपोजिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट इज, यानी कि संवैधानिक न्यास का संग्राहक कौन है। और ये होता है सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यह प्रावधान संविधान के निम्न अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 1 का 1, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बोथ बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट, यानी जन्म से और आरोहण से दोनों के द्वारा।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा कि इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों एक बात और जानना है कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो भारत का फंडामेंटल राइट था। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर संविधान में 300A अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो है मूलभूत कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। इसका ऑप्शन 2 दिया हुआ है, टू डिफेंड द कंट्री। 3 दिया है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द 3, तीनों में सभी। और दोस्तों एक और बात जान लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जो दी है वो हमारे अनुच्छेद 51A में दी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP आर कंटेंट इन विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल 36 to 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर। यानी कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आप इस चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ऑप्शन डी जो है, गवर्नर में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट जो है ये गलत है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की पावर होती है न कि गवर्नर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, द इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों जो इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन होता है ये दिया हुआ है आर्टिकल 352 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है आर्टिकल 360 में। तो ये दोनों चीज भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे अगले दोनों क्वेश्चन जीके बेस्ड हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 44 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इन इंडिया। और इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से बस 2 लोकसभा सीटें ही हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन लीगल जी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इन इंडिया वेयर इस्टेब्लिश इन ईयर 2030। और इसका आंसर है ऑप्शन 1 यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ आइटम रिस्पेक्टिवली। दोस्तों इसका वैसे तो ऑप्शन ये 2 सही था उस समय, लेकिन ये लिस्ट अब बदल चुकी है। इस समय यूनियन लिस्ट में 100 एंट्री है, स्टेट लिस्ट में 61 एंट्री है और कंकरेंट लिस्ट में 52 एंट्री हो चुकी है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं इसकी लेटेस्ट एंट्री देख के जाएं, ये उस समय इतनी एंट्रीज थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द इंडिया वाज इन द स्टेट ऑफ। और दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। 10% reservation in the jobs and education to economically backward section in the general category has been provided by which amendment to the Indian Constitution। यानी क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछ रहा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण संविधान के कौन से संशोधन द्वारा दिया गया। और इसका सही ऑप्शन है 103। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं और उससे 4-5 अमेंडमेंट पहले का यानी 99 से लेके 105 तक का ये अमेंडमेंट जरूर याद रखें, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे हर साल बनता है। हमारा आज का 50वां और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। और इसका सही आंसर है पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोस्तों इस क्वेश्चंस के जितने भी हम लोगों ने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसका पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम का वेट ना करिए और ये ना सोचिए कि जब फॉर्म आएगा तब से हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप पहले से तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोगों से 2 महीने आगे रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।